10 नवंबर दिल्ली का लाल किला, एक धमाका होता है। और जैसे ही ये खबर आती है दिमाग में एक तस्वीर बनती है। शायद कोई गुमराह बेरोजगार नौजवान होगा। लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो जो सच सामने आता है वो उस धमाके से कहीं ज्यादा झकझोरने वाला है। पता चलता है कि इस साजिश के पीछे डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोग हैं। और यहीं आकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें समाज का सबसे क्रीम तबका माना जाता है, जिनके हाथ जिंदगियां बचाने के लिए ट्रेंड है, वो जाने लेने पर कैसे उतर आए। ये कौन सी सोच है जो एक कामयाब इंसान को सब कुछ दांव पर लगाकर नफरत और हिंसा के रास्ते पर धकेल देती है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल्ला मंसूर के एक लेख के जरिए। इसका शीर्षक है व्हाइट कॉलर आतंक, शिक्षित दिमाग में जहरीली सोच। लेखक ने इसमें इस खतरनाक ट्रेंड के पीछे की वजहों और इसके सामाजिक समाधान पर बात की है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतर कर देखते हैं कि आखिर ये जहर पनपता कहाँ से है। लेख का जो सबसे पहला और बड़ा सवाल है वो यही है, क्यों? अगर किसी के पास पैसा है, इज्जत है, एक अच्छी नौकरी है, तो फिर वो ये रास्ता क्यों चुन रहा है? लेखक साफ कहते हैं कि इसकी वजह गरीबी या बेरोजगारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वजह दिमाग में है, उस जहरीली सोच में है जो उन्हें एक झूठा मकसद देती है। हाँ, और जब मैंने ये लेख पढ़ा तो जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। ये एक पैटर्न है जो दशकों से चला आ रहा है। लेख में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आंखें खोल देते हैं। जैसे अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी पेशे से एक सर्जन था। सर्जन? अरे मतलब वो इंसान जो चीर फाड़ करके लोगों को जोड़ता है, वो दुनिया को तोड़ने में लग गया। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 1970s के दशक में जर्मनी का जो कुख्यात रेड आर्मी फैक्शन था, उसे बनाने वाले भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बुद्धिजीवी और पत्रकार थे। आज के दौर में भी बलूच लिबरेशन फ्रंट का सरगना अल्लाह नजर बलूच, वो भी एक मेडिकल डॉक्टर। अच्छा, तो ये पैटर्न साफ दिखाता है कि सिर्फ अच्छी डिग्री या शिक्षा कट्टरपंथ के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। कहता है कि वे दिमागी रूप से बिल्कुल सामान्य होते हैं, उनकी सोच बड़ी तर्कसंगत यानी रैशनल होती है, बस उनका जो शुरुआती पॉइंट है, जो बुनियाद है, वही जहरीली होती है। अच्छा। वे गलत विचार को सही मानकर उस पर बड़ी लॉजिकल दलीलें खड़ी कर लेते हैं। और यहीं से शायद वो हम बनाम वे वाली मानसिकता शुरू होती है ना, अस वर्सेस देम। लेख में जिक्र है कि इन लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जिसमें उनकी कौम या उनका धर्म खतरे में है और उसे बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। धीरे धीरे उनकी अपनी पहचान, जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पति या एक बेटा होना, ये सब उस बड़ी नफरत भरी सामुदायिक पहचान के नीचे दब जाती है। और फिर एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे लेख में नैतिक व्युत्क्रमण या मॉरल इन्वर्जन कहा गया है। नैतिक व्युत्क्रमण, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब है सही और गलत की परिभाषा का पूरी तरह से उलट जाना। सोचिए, एक डॉक्टर जब अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो वो शपथ लेता है कि वो हर हाल में जान बचाएगा। सही बात है। ये उसके पेशे का सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। लेकिन ये जहरीली विचारधारा उसे सिखाती है कि उस बड़े मकसद के लिए जान लेना न सिर्फ जायज है बल्कि एक नेक काम है, एक पवित्र कर्तव्य है। अरे बाप रे। वो खुद को हत्यारा या आतंकवादी नहीं मानता, वो खुद को एक योद्धा, एक होली वॉरियर के तौर पे देखता है। और फिर वो अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स को ही अपना हथियार बना लेता है। लेख में इसके लिए वैज्ञानिक जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो इंजीनियरिंग पुल बनाने के लिए सीखी थी वो अब बम बनाने के काम आ रही है। जो मेडिकल ज्ञान जाने बचाने के लिए था वो जैविक हथियारों के बारे में सोचने में लग रहा है। हाँ, और इसका समाज पर जो असर होता है वो किसी बम धमाके से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये कट्टरपंथ अब दूर किसी जंगल या पहाड़ में नहीं बल्कि हमारे शहरों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में और सबसे ज्यादा हमारे फोन और लैपटॉप के जरिए इंटरनेट पर फैल रहा है। और जब पढ़े लिखे मुस्लिम युवा ऐसी गतिविधियों में पकड़े जाते हैं तो अनजाने में ही वे पूरे समुदाय को शक के घेरे में ला देते हैं। इससे तो समाज में एक अविश्वास का माहौल बनता होगा। लोग हर किसी को शक की नजर से देखने लगते होंगे, प्रोफाइलिंग शुरू हो जाती होगी। बिल्कुल, और यही तो कट्टरपंथी चाहते हैं।
उनका एजेंडा ही यही है कि समाज को हम और वे में बांट दिया जाए। जब एक आम मुसलमान जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं, उसे भी शक की नजर से देखा जाता है तो वो भी समाज से कटने लगता है। तो ये तो एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। हाँ, ये अविश्वास की खाई कट्टरपंथियों के एजेंडे को ही मजबूत करती है। तो अगर मैं लेखक के मूल तर्क को समझूं, तो उनका कहना है कि असली खेल सोच का है। हम जो करते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में क्या भरा गया है। विचारधारा ही सब कुछ है। हाँ, और लेख उस खास जहरीली विचारधारा की परतें भी खोलता है। ये विचारधारा कुछ बुनियादी बातें सिखाती है। पहली, कि कुछ लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और पूरी दुनिया में एक इस्लामी हुकूमत कायम करना उनका फर्ज है। दूसरी, ये आधुनिक सभ्यता, लोकतंत्र और राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट के विचार को जहालत मतलब अज्ञान और कुफ्र यानी अधर्म मानती है। अच्छा। उनके लिए देश की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती और इसका अंतिम लक्ष्य है जिहाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और अलगाववादी सोच है। ठीक है, तो समस्या तो बहुत गहरी और डरावनी है। अगर ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है, तो इसका जवाब सिर्फ पुलिस एक्शन या गिरफ्तारियों से तो नहीं मिल सकता। तो फिर इसका हल क्या है? लेखक क्या कोई रास्ता सुझाते हैं? हाँ, और यहीं पर यह लेख एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी समाधान की ओर इशारा करता है। लेखक का मानना है कि अगर जहर बाहरी है तो उसका इलाज भी बाहरी नहीं हो सकता। जवाब एक स्वदेशी यानी होम ग्रोन सॉल्यूशन होना चाहिए। स्वदेशी? और इस संदर्भ में वे पसमानदा आंदोलन की भूमिका पर जोर देते हैं। पसमानदा आंदोलन, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? ये तो भारतीय मुसलमानों के भीतर जाति आधारित भेदभाव से जुड़ा आंदोलन है ना? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। पसमानदा का मतलब है जो पीछे छूट गए। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों के भीतर मौजूद जाति व्यवस्था यानी अशराफ जो कुलीन है और पसमानदा जो पिछड़े हैं, उनके भेदभाव के खिलाफ है। ये सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी राष्ट्रवादी विचारधारा। अच्छा, तो ये कट्टरपंथी विचारधारा से कैसे अलग है? ये उसे सीधे सीधे चुनौती देता है। देखिए, कट्टरपंथी विचारधारा कहती है कि तुम्हारी पहचान विदेशी है, तुम अरब या पर्शिया से आए हो और भारत तुम्हारा देश नहीं बल्कि एक दारुल हरब यानी युद्ध का क्षेत्र है। वहीं पसमानदा आंदोलन कहता है कि 90% से ज्यादा भारतीय मुसलमानों की जड़ें विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हैं। अच्छा। हम यहीं के हैं, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज सब कुछ इसी मिट्टी का हिस्सा है। ये हिंदू मुसलमान की अलगाववादी राजनीति को खारिज करता है। ये तो संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल देता है। मतलब जहां कट्टरपंथी विचारधारा युवाओं को किसी बाहरी दुश्मन जैसे कोई दूसरा समुदाय या कोई पश्चिमी देश से नफरत करना सिखाती है, बिल्कुल, वहीं पसमानदा आंदोलन कहता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने समाज के अंदर है। लड़ाई जातिगत भेदभाव और उस अशराफ सोच के खिलाफ है जो बराबरी नहीं मानती। तो ये युवाओं को एक नया मकसद देता है। एग्जैक्टली। ये युवाओं को नफरत और हिंसा की जगह अपने हक के लिए भारतीय संविधान के दायरे में रहकर एक सकारात्मक लड़ाई लड़ने का रास्ता दिखाता है। कट्टरपंथी कहते हैं देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हथियार उठाओ। पसमानदा आंदोलन कहता है हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ये अन्याय बाहर से नहीं तुम्हारे अपने समाज के भीतर से भी हो रहा है और इसका समाधान संविधान में है, हिंसा में नहीं। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन वाकई उस गहरी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का मुकाबला कर सकता है? क्या इससे खुद मुस्लिम समुदाय के भीतर ही और ज्यादा विभाजन पैदा होने का खतरा नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, लेखक का तर्क यह है कि जब आप युवाओं को एक ठोस, सकारात्मक और हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य देते हैं तो झूठे और काल्पनिक लक्ष्य अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। विभाजन का खतरा तब होता है जब आप नफरत फैलाते हैं। पसमानदा आंदोलन तो बराबरी और न्याय की बात कर रहा है जो कि संवैधानिक मूल्य हैं। सही बात है। ये युवाओं की ऊर्जा को विनाश की जगह निर्माण में लगाता है। ये उन्हें विक्टिम बनने से रोककर अपने हक के लिए लड़ने वाला एक्टर बनाता है। वाह। ये उस जहरीले प्रचार की हवा निकाल देता है जो युवाओं को पीड़ित बताकर भटकाता है। मैं समझ रही हूँ। तो ये एक वैचारिक टीके की तरह है। अब अगर इस विचार को जमीन पर उतारना हो तो लेखक के सुझाए गए व्यवहारिक कदम क्या हैं? क्योंकि लाल किला विस्फोट तो एक लक्षण है, असली बीमारी तो कट्टरपंथ है। इसका इलाज कैसे होगा?
लेखक एक बड़ा प्रैक्टिकल सामाजिक वैचारिक रोड मैप सुझाते हैं। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला मोर्चा है हमारे शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। जी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाने की सख्त जरूरत है। लेकिन ये बोरिंग लेक्चर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे सेशंस हों जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें, ताकि वे किसी भी विचारधारा को आंख बंद करके स्वीकार न करें, उनसे सवाल पूछना सिखाया जाए। और दूसरा मोर्चा तो यकीनन डिजिटल दुनिया होगी। आजकल तो सारी लड़ाई वहीं लड़ी जा रही है। बिल्कुल, नफरत का प्रचार आज व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। इसका मुकाबला करने के लिए एक सकारात्मक राष्ट्रवादी कंटेंट अभियान की जरूरत है। अच्छा, किस तरह का कंटेंट? ऐसा कंटेंट जो मजेदार हो, आकर्षक हो और एकता, भारतीयता और हमारी मिलीजुली संस्कृति की बात करें। मीम्स, शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट, भाषा वही हो जो युवा बोलते हैं। तीसरा मोर्चा जाहिर है जमीनी लड़ाई का है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन बहस से तो कुछ नहीं बदलेगा। सही कहा। और यहीं पर राष्ट्रवादी पसमानदा आंदोलन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इसे गली मोहल्लों तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचना होगा, लोगों से सीधा संवाद करना होगा। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी बिंदु, आर्थिक सशक्तिकरण, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल, लेखक का चौथा बिंदु यही है, आर्थिक सशक्तिकरण। इस वैचारिक आंदोलन को जमीनी ताकत देने के लिए स्थानीय स्तर पर पसमानदा समुदायों में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को, अपना काम धंधा शुरू करने को और शिक्षा को ठोस रूप से बढ़ावा देना होगा। अच्छा, क्योंकि जब युवाओं के पास इज्जत की रोटी कमाने का जरिया होगा, अपना कारोबार शुरू करने का मौका होगा और आगे बढ़ने के रास्ते दिखेंगे, तो वे नफरत और झूठे मकसद वाले इस जाल में आसानी से नहीं फंसेंगे। एक उम्मीदों से भरा दिमाग एक मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, तो अब्दुल्ला मंसूर का लेख एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये जो शिक्षित आतंकवाद की समस्या है, इसका मुकाबला सिर्फ हमारी सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस नहीं कर सकती। ये लड़ाई पूरे समाज की है और इसका समाधान सिर्फ और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने या ऑनलाइन निगरानी बढ़ाने से नहीं मिलेगा, बल्कि एक ठोस सामाजिक और वैचारिक जवाब तैयार करने से मिलेगा जो इस जहर की जड़ों पर हमला करे। सही। और लेखक के मुताबिक ये जवाब एक ऐसे स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने में छिपा है जो बराबरी, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद की अपनी जमीनी हकीकत से जुड़ा हो। एक ऐसा आंदोलन जो युवाओं को बाहर दुश्मन तलाशने के बजाय अपने भीतर सुधार करने के लिए प्रेरित करे और नफरत की राजनीति को सामाजिक न्याय की सकारात्मक राजनीति से बदले, जैसा कि पसमानदा आंदोलन का दृष्टिकोण है। हाँ, ये विश्लेषण एक वैचारिक जहर के लिए एक वैचारिक समाधान पर आकर रुकता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अब भी घूम रहा है और शायद ये हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने वाली बात है। ये लेख एक खास समुदाय के भीतर की समस्या और उसके समाधान की बात करता है, पर जब समाज के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या विचारधारा के हों, जब वहाँ पढ़े लिखे लोग नफरत और हिंसा की तरफ मुड़ते हैं, तो उनके लिए ऐसे ही स्वदेशी और जमीनी जवाब क्या हो सकते हैं?